हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इस वीडियो में हम हमारा क्लास 2 डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ का। क्लास 1 में मैंने आप लोग को आपका कंप्लीट सिलेबस बता दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे मैं आगे आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगी और कौन कौन से यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। राइट, तो वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं देखा है अभी तक, तो सिलेबस का लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप पहले वो देख लो ताकि आपको आगे की आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो कि हम कब क्या कैसे पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो चलो हमारी क्लास जो है आज की उसे स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ का फर्स्ट यूनिट हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन 1 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था हमारा 1872 का, उससे पहले कौन से लॉ के बिहाफ पे, कौन से एक्ट के बिहाफ पे बिजनेस चलाए जाते थे, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी है, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। देन पढ़ोगे आपकी ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। ये देखो जो ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं ना मैंने, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स है, ये सब वो एलिमेंट्स ही है। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने ऊपर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं तो वो क्या होते हैं, ये सब उसी के अंडर आ जाता है आपका। क्लियर है? देन पढ़ोगे आप लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स। ये देखो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्री कंसेंट, देन वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम हमारे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक और बात बता दूं मैं आप लोग को, टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, जितने भी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्कशन ग्रुप है वो, तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि स्टडीज से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर जो मैं क्लासेस वगैरह डालती हूँ वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलते रहे। अपना कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, वो भी आप लोग आपस में कर पाओ ताकि आपको हेल्प मिले। एंड साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आने वाली क्लासेज या फिर कोई भी अपडेट जो होती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आप लोग क्लासेस तो देख लेते हैं लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बात आती है तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो या फिर वीडियोस लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं, आप हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। हम भी आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लासेस देते हैं, आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है SOL से रिलेटेड, DU से रिलेटेड, NC वेब या किसी भी सेमेस्टर किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर कभी भी अपडेट आता है तो हम टाइम टू टाइम आप तक पहुँचाते हैं। तो अब जो है हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब ये एक्ट नहीं था उस टाइम पे बिज़नेस कैसे चलता था, इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, जब ये एक्ट नहीं था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बेसिकली 1 सितंबर 1872 को बनाया गया था। नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग भी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 सितंबर 1872 को जो है हमारा ये एक्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, लेकिन जब ये एक्ट नहीं था उस टाइम पे जो इंग्लिश लॉ है वो लागू किया गया था। उस टाइम पे उसी के थ्रू वर्क होता था, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, ब्रिटिश थे तो वो अपने हिसाब से ही सारा काम करते थे, उन्हीं का लॉ चलता था। जो भी कानून उन्होंने बनाया था उसी को सारे इंडिया में सभी लोग फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे उस लॉ में ना प्रॉब्लम आने लग गई, अलग अलग कंडीशंस में वो लॉ अप्लाई नहीं हो पाते थे। तो उन सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन कोर्ट है हमारा, उसने डिसाइड किया कि नहीं, एक प्रॉपर लॉ लाया जाएगा हम जिसके थ्रू ये बिजनेस होगा, उस लॉ को फॉलो करना ही होगा किसी भी बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर 1872 को जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे तो हमने जान लिया कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये होता क्या है और कब आया था, कब स्टैब्लिश किया गया था। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और किन किन चीज़ों को मिला के हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को जान लेते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को लेके ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। अलग अलग जो राइटर्स हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कोई कहता है कि जब दो पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करे वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये कौन कहता है? मिस्टर सेलमेंट है, वो कहते हैं ये चीज़ कि जब दो पार्टीज होती है और उन दोनों पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशन को जो इस्टेब्लिश करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर कोई इस्टेब्लिश करे, वो कहलाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और वहीं पे आगे आप देखोगे कि सर फेडरिक कहते हैं कि हर एक एग्रीमेंट जो लॉ के अंडर बनाया गया हो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन भी किया है, आप लोग अंडरलाइन भी करते जाना, अपने नोट्स भी बनाते जाना। आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट।
क्लियर है? तो लिखते हुए चलिएगा आप। ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की बात। बाकी अलग अलग राइटर्स का अलग अलग कहना है इस पे, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब क्या क्या चीजें होंगी किसी भी एग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होगे सबसे पहला है 2 पार्टी का होना जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, कॉन्ट्रैक्ट अब अकेले अपने आप से तो कोई साइन करेगा नहीं। ऑब्वियसली एक मैं और एक आप हो या फिर कोई भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो वही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है देयर मस्ट बी 2 पार्टीज टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे लिखते हैं ये कि जो पार्टनर है वो आपके खुद के फर्म का नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कैन अ पार्टनर बी अ सर्वेंट ऑफ हिज ओन फर्म एज अ मैन कैन नॉट बी हिज ओन एम्प्लॉयर। आपका खुद का कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता, मतलब जिस बिजनेस के लिए या फिर जिस भी कंपनी के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो तो उसी कंपनी का या फिर उसी फर्म का आप किसी अपने एम्प्लॉय के साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं कर सकते। आई मीन वो एक बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। क्लियर है? द पर्सन हु मेक द प्रॉमिस इज नोन एज द प्रॉमिसर एंड द पर्सन टू whom the promise is made to known as the promisee, right? As a matter of fact, in a contract each party is a promiser as well as promisee. हर एक पार्टी जो है promiser भी होता है और साथ के साथ वो एक promisee भी होता है। अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा डाउट कि मैम एक promiser एक promisee कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हर एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिसी ज़रूर होता है। तो हम इसको अब कैसे समझेंगे, इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग भी देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ प्रॉमिसेस टू सेल हिज कार ऑफ अ सम ऑफ अमाउंट 20,000 टू बी। कोई पर्सन है ए, उसने एक बी पर्सन को प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार जो है वो 20,000 रुपये में बेच देगा। ए इज़ अ प्रॉमिसर, ए ने प्रॉमिस किया है बिकॉज ही हैज़ प्रॉमिस टू सेल हिज कार। उसने प्रॉमिस क्यों किया? उसने ये प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी कार जो है वो आपको बेच दूंगा, राइट। वाइल ही इज़ ऑल्सो अ प्रॉमिसी, वहीं पे वो एक प्रॉमिसी भी है। बिकॉज देर इज़ अ प्रोमिस फ्रॉम बी टू पे अ सम ऑफ 20,000 टू हिम। लेकिन बी ने भी तो प्रॉमिस किया है कि वो 20,000 रुपीज़ देगा। जब मान लो मैं अपनी कोई कार बेच रही हूँ, मेरा नाम ए है, मैंने बोला कि ठीक है मैं 20,000 रुपये में आपको अपनी कार जो है वो दे दूँगी। तो जो मेरी कार खरीदेगा उसने भी मुझे प्रॉमिस किया ठीक है आप मुझे ये 20,000 रुपये में आप ये कार मुझे दोगे तो इसके बदले मैं आपको 20,000 रुपये दे दूंगा, ये 20,000 रुपये दे दूंगी, राइट। तो इसी के बिहाफ पे, इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे हर एक प्रॉमिसर जो है वो एक प्रॉमिसी भी होता है इन अ बिजनेस। जब भी कोई अपना कोई सामान बेचता है तो उसके बदले सामने वाला पर्सन उसको पैसे भी देता है। द सेम इज़ द पोजिशन ऑफ बी। क्लियर हो गया आपको ये स्टेटमेंट? तो ये एक एग्जाम्पल था, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको बताया गया है। इसको आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर लेना। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हो, वैसे ये आएगा नहीं, राइट। चलिए अब हम हमारे सेकेंड एलिमेंट पे जाते हैं। सेकेंड एलिमेंट क्या है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है? एक एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो किसी भी चीज़ को हम एग्रीमेंट कब बोलेंगे? तो एग्रीमेंट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है अ प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ वन पार्टी टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी आर द 2 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट। किसी भी एग्रीमेंट के लिए पहली बात तो 2 लोगों का होना ज़रूरी है। वो तो अभी हमने पहले एलिमेंट में पढ़ लिया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब उसमें पहली बात तो 2 पार्टीज़ होंगी। अब एग्रीमेंट के लिए भी तो 2 पार्टी चाहिए। आगे है कि वो दोनों पार्टी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए एग्री करनी चाहिए, मतलब एक टाइम पे एक जगह पे दोनों का जो पर्पस है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ये चीज़, मीन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। क्लियर है आपको? अब इसको भी जो है हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि ए जो है वो कोई बात कहता है, लाइक वो कह रहा है कि मैं जो है अपनी कार 20,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, राइट। तो जो पर्सन बी है हमारा, जो पार्टनर बी है, उसका भी इस चीज़ में एग्री करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सामने वाली पार्टी जिसे मैं अपना सामान बेच रही हूँ, अपनी गाड़ी बेच रही हूँ, वो उस अमाउंट से एग्री नहीं होगा तब तक मेरी गाड़ी बिकेगी नहीं, तब तक कोई एग्रीमेंट तो बन ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए दोनों पार्टी का एग्री होना ज़रूरी है। तीसरा एलिमेंट क्या चाहिए? तीसरा एलिमेंट चाहिए ऑब्लिगेशन, जो है मतलब आप कर्तव्य। सिंपल मीनिंग में बताओ तो कर्तव्य। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन के बारे में? यहाँ लिखा हुआ है एन ऑब्लिगेशन इज़ द लीगल ड्यूटी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्लिगेशन जो है वो एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीगल ड्यूटी है किसी भी पार्टी के लिए। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से आप समझो, बाकी आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। इसको एक एग्जांपल से समझो आप। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है? इफ़ ए एग्री टू सेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी एट द प्राइस टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, राइट।
कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में क्या प्राइस डिसाइड होगा इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने प्रॉमिस किया है प्रॉपर लीगल तरह से, आपने बोला है कि नहीं, आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, आपने बोला कि ठीक है मैं मेरे जो 100, यहाँ पे जैसे एग्जांपल से ही लेते हैं, अगर ए ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो फ्यूचर में अपने 100 जो क्या कहते हैं कॉटन के जो गट्ठे होते हैं वो बेचने के लिए रेडी है बी को, तो प्राइस क्या डिसाइड होगा फ्यूचर में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उसको। उसने बोला है कि वो बेच देगा, दे देगा उसको बी को, तो देना पड़ेगा उसको, वो एक उसकी लीगल ड्यूटी बन जाएगी। क्लियर हो गया अब आपको? अब आगे क्या लिखते हैं, ये आगे लिखते हैं कि हर एक एग्रीमेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। राइट, आप हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हो। कैसे? तो इसके बारे में बताते हैं कि एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों है? एग्रीमेंट इन विच द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज एब्सेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर किसी भी एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशन जो है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, या फिर जो लीगली आपने कोई प्रॉमिस किया हो, आपका कोई दायित्व हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर वो मिसिंग है किसी भी एग्रीमेंट में, अगर लीगल ऑब्लिगेशन मिसिंग हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर एग्रीमेंट्स रिलेटिंग सोशल मैटर्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जितने भी सोशल मैटर वगैरह होते हैं, लाइक कोई एनजीओ चलाता है या कुछ भी इस तरह का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपको यहाँ फर्स्ट लाइन जो बोली गई थी अभी, जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होगे, फर्स्ट लाइन जो था आपका, जिसमें बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट से बहुत ही बड़ी चीज़ है, कॉन्सेप्ट से बहुत ही ऊपर है। क्लियर हो गया अब आपको कि क्या था ये लाइन? फाइन। तो आगे भी इसको पढ़ लेना, नोट्स बनाते हुए चलना। अब आगे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आपसे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे एक और पॉइंट है, ऑल ऑब्लिगेशंस ऑल्सो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट। राइट, एनी ऑब्लिगेशन विच अराइज independently of an agreement cannot be the basis of the valid contract. A domestic agreement with no intention to create legally binding relation will not constitute a contract, such as promise by a father to pay pocket money to his son, है ना। अब कोई फादर है या आपका कोई फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड है, स्कूल टीचर है, कोई भी, जिसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पॉकेट मनी इतना दूंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा या कुछ भी, तो वो जो है ना आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि लीगल ऑब्लिगेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है आपको? ऑब्लिगेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लीगल नहीं है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना। इसके बारे में भी अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग बातें बोली, अलग अलग लीडर्स ने, तो इसको नोट्स में अपने लिखते हुए चलिएगा। अब क्या है, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसका होना मैंडेटरी है यहाँ पे? तो यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स, टोटल यहाँ पे आपके 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि उनका होना जो है वो मैंडेटरी है। तो इसमें इसके बारे में लिखते क्या हैं पहले हम ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है असेंशियल एलिमेंट्स में, एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल एट लॉ मस्ट सेटिस्फाई द असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। ये लिखते हुए चलना, जितने भी आपको सेक्शन वगैरह बता रहे हैं जो एक्ट वगैरह के, ये लिखते हुए चलना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये याद भी रखना, एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो कौन कहता है? सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट कहता है, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 10 कहता है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। कहने का मतलब क्या है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा अगर वो सभी पार्टीज़ ने फ्रीली एंड इजी टू कॉन्टैक्ट के लिए बनाया है और साथ के साथ लॉफुल गोल के लिए बनाया है। मतलब जो उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल लीगल है, लॉफुल है, वैध है, तो वो कहलाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये टोटल 9 एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं। पहला क्या है? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में क्या? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है, प्रपोजल अलग चीज़ है और एक्सेप्टेंस अलग चीज़ है।
अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक ही पढ़ रहे थे अभी तक। दूसरा हमारा क्या एलिमेंट है, दूसरा है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपका इंटेंशन जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का वो ऐवे नहीं कि कुछ भी बना लिया, उसका इंटेंशन बिल्कुल लीगल होना चाहिए। तीसरा है फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड से फ्रीली आपने वो कंसेंट बनाया है तो ही आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। चौथा क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए उसमें आपकी। पांचवा है आपका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब ये जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ा इसी को अलग अलग इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है। छठा क्या है आपका, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो गोल है आपका, वो लीगल होना चाहिए। सातवां है आपका नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ। कहने का मतलब ये है कि आपका जो कानून है, आपका जो लॉ है, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर उस कंपनी को, जिस कंपनी के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, उसने उस कंपनी को या उस कॉन्ट्रैक्ट को ज़ीरो घोषित ना कर दिया हो। मतलब ऐसा नहीं कि अब ये चल ही नहीं सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कभी भी नहीं कहलाएगा। वॉइड वर्ड जो है इसके बारे में हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे अभी आगे। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। फिलहाल अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है। ठीक है, 8वां नंबर है हमारा पॉसिबिलिटी टू ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ अच्छा काम करेगा। ठीक है, और 9वां आपका क्या है, कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज़, मतलब जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होती है ऐसा नहीं उसको ओवरलैप कर रहा है, नहीं, उसका फॉलो करना उसको भी ज़रूरी है। कहने का मतलब ये कि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया प्रॉपर लॉफुल होना चाहिए, लॉ के अंडर होना चाहिए, लॉ को ओवरलैप नहीं कर रहा हो, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली लीगल होना चाहिए, यही मतलब हो गया इसका। अब इसके बारे में आप एक एक करके डीपली पढ़ोगे। एग्रीमेंट क्या होता है, हालांकि मैंने अभी ऊपर ही बताया था एग्रीमेंट क्या होता है, तो इसको स्किप कर देते हैं हम। सेकेंड है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। व्हेन एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन टू पार्टीज देयर इंटेंशन शुड बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब उनका जो प्रॉपर इंटेंशन है ना वो सिर्फ लीगल रिलेशन क्रिएट करना ही होना चाहिए। अब इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैं भी आपको वैसे बताती हूँ। अब ऐसा नहीं कि आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया था पहले जब आप साथ में रहते थे कि मैं आपको $50 पॉकेट मनी दूंगा या फिर 5000 रुपीज़ पॉकेट मनी दूंगा, कुछ भी एग्जांपल ले लो, बाद में उन्होंने मना कर दिया, उनकी सिचुएशन ख़राब हो गई या फिर आप लोग अलग अलग रहने लग गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने आपको कम देने लग गए या फिर बंद कर दिया बिल्कुल ही देना। तो अब ऐसा नहीं है कि आप उन पर केस कर सकते हो, नहीं, ये आपका पर्सनल था, ये पर्सनल रिलेशन है आपका, उसमें ये प्रॉमिस किया गया था या फिर वो आपको दे रहे थे, इसमें आपकी वो जो लॉ है हमारा वो भी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि पहले उसको कुछ पेमेंट देता था उनके खर्चे के लिए और बाद में वो सेपरेट हो गए थे, जो भी अलग अलग रहने लग गए थे, डाइवोर्स हो गया था या जो भी हो गया था, तो हस्बैंड ने पैसे देने बंद कर दिए, वाइफ ने क्या किया, केस फाइल कर दिया। लेकिन इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आया, जो कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया वो ये दिया कि नहीं, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इसमें हम आपको कुछ हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो फिलहाल किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की चीज़ है, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर हो गया आपको आपका सेकेंड पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, समझ में आ गया आपको। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा फ्री कंसेंट। इसका मतलब क्या है कि जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन या फिर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो होती है, उनका मोटिव जो है, उनका जो मेन पर्पस है, वो एक ही चीज़ के लिए सेम सेंस में अगर साइन किया जा रहा है तो वो कहलाएगा फ्री कंसेंट। मतलब 2 or more person are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा competent parties। at least 2 parties are essential for every valid contact। किसी भी वैलिड कॉन्टैक्ट के लिए 2 पार्टी का होना पहली बात तो ज़रूरी है, ये तो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 हर वो पर्सन कॉम्पिटेंट पार्टीज़ में ऐड हो सकता है, लेकिन उसका पहली बात तो जो कहते हैं ना वोट के लिए मिनिमम 18+ होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है। पहली बात तो मेजॉरिटी होनी चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी, और दूसरी बात उसका माइंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली वो ठीक होना चाहिए बंदा, वही बंदा जो है कॉम्पिटेंट पार्टी में ऐड हो सकता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है।
क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही क्लियर मेंशन किया हुआ है। अ पर्सन who has not completed his 18th year of age is considered to be minor। अगला है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि पहली बात तो ये जान लो कि कंसिडरेशन का हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होना, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना मैंडेटरी है, राइट। आगे लिखते हैं ये, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ अ बेयर प्रॉमिस एंड इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझो इसको। जो अभी ऊपर एग्जाम्पल आपको दिया था, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर मैं ए हूँ, मैंने बोला कि मैं अपनी कार आपको 10,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो बी पर्सन जो है वो भी तो मुझे 10,000 रुपये देगा तभी मेरे से कार खरीदेगा। यहाँ यही लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। क्या है? ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी फॉर अ सम ऑफ 10,000 फॉर ए प्रॉमिस द कंसिडरेशन इज सम ऑफ 10,000 वाइल बी प्रॉमिस कंसिडरेशन इज द कार। क्लियर हो गया आपको? कंसिडरेशन इज ऑल्सो द नेसेसरी एविडेंस रिक्वायर्ड बाय द लॉ अबाउट टू इंटेंशन ऑफ पार्टीज इज एस्टेब्लिश्ड लीगल रिलेशनशिप। हाँ, ये चीज़ भी ज़रूरी है, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं अपनी फैमिली में ही आप ये खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट है हमारा लीगल ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही, और उसके अगला आएगा आपका नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी मैंने पूरा सिलेबस ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोगों ने अगर अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार वो देख लो, ठीक है। अगली क्लास में हम बाकी के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। स्टिल कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी पॉइंट पे कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर अपने फर्स्ट ईयर का जो डिस्कशन ग्रुप है आप लोगों का, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब भी मैं फ्री होंगी डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।